मैंने 2 शादियां कर रखी थी। एक बीवी मेरी शहरी थी और दूसरी गांव की पेंडू। मैं वैसे ज्यादातर तो शहर में ही रहा करता था। अपनी गांव वाली बीवी के पास बहुत कम जाया करता था क्योंकि मुझे उससे गोबर की बदबू आती थी। इस बार जब मैं गांव आया तो मेरी जाहिल बीवी ने मेरी खूब खिदमत करना शुरू कर दी क्योंकि उसे शक पड़ गया था कि शायद मैंने दूसरी शादी कर रखी है। यूं वह बार बार मेरे पांव दबाती और रात को मेरे लिए ठंडी लस्सी बना कर लाए, जिसको पीते ही मैं कमरे में ही सो जाता। एक दिन गला खराब हुआ तो लस्सी को ना पिया। अभी मुझे लेटे थोड़ी देर गुजरी थी कि सर पर आसमान टूट पड़ा क्योंकि मेरी पेंडू बीवी मेरे लिए लस्सी बनाकर लाई। तो मैंने बड़े गुरूर से कहा कि तुम ये लस्सी मेज पर रख कर बाहर चली जाओ, क्योंकि मुझे रजिया की मौजूदगी में बड़ी कोफत सी होती थी। वह मुस्कुराकर बोली, अगर आपको मेरी मौजूदगी से परेशानी होती है तो मैं बाहर ही सो जाऊंगी। अम्मी जी को भी इल्म नहीं होने दूंगी कि मैं कमरे में नहीं सोई। मैं रजिया का मुंह तकता रह गया था। वह तो ऐसी नहीं थी। मैं तो जब भी गांव आता वह मेरे इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाती थी जैसे तितली फूल के गिर्द मंडलाती हो। मैं मुस्कुराकर बोला, नेकी और पूछ। मुझे यकीन था कि मेरी बात सुनकर वह एकदम ही रोने लगेगी, मगर उसके चेहरे से मुस्कुराहट भी ना गायब हुई। वो तो मुस्कुरा रही थी और मुझे देखकर बेइंतहा खुश भी हो रही थी। वह अपना तकिया उठाकर बाहर चली गई। मैं तो अभी तक हैरत में ही डूबा हुआ था कि आखिर इसको हुआ क्या है। आखिर ये कैसे खुशी खुशी कमरे से बाहर चली गई। आखिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि ये मेरे आसपास नहीं रह रही और मुझसे दूर दूर जा रही है। ऐसा क्या हो गया इतने दिन में। खैर, मैंने कंधे उचका दिए और मन ही मन मैं सोचने लगा कि चलो अच्छा ही है, गोबर की बदबू से तो जान छूटेगी। कम से कम आज तो मुझे बिना गोबर की बदबू के सोने को चैन से मिलेगा। और एक ही सांस में गटागट पूरी के पूरी लस्सी का जग मैं पी गया था। वो भी इस खुशी में कि खुद ब खुद मेरी बीवी, जिसके पास से मुझे गोबर की बदबू आती थी, वो खुद ब खुद ही बाहर चली गई और मुझे उससे ज्यादा नोक झोंक भी ना करना पड़ी, ना ही कोई ऐसी बात करना पड़ी जिससे उसका मैं दिल दुखाऊं और उसके बाद वो बाहर चली जाए। बहरहाल मैं तो खुशी में लस्सी पी गया। हम गांव के रिहायशी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपनी देसी खुराकों से मोहब्बत नहीं छोड़ते। मैं यूं तो ज्यादा वक्त शहर में ही गुजारता था, मगर जब भी गांव आता तो मेरी अव्वलीन तरजीह लस्सी ही हुआ करती थी। ये मेरी एक इस तरह की खुराक थी कि मैं इसे ना लूं तो मुझे सब कुछ अधूरा सा लगता था। मैंने तो लस्सी पी और उसके बाद लेट गया और अपनी जिंदगी की मोहब्बत अपनी दूसरी बीवी आफिया से फोन पर बात करने लगा था। मैं आफिया की वही मासूम और बच्चों जैसी बातें थी। वह कहती थी, एजाज अपनी उस पेंडू बीवी से खूब पैसे बटोर कर लाइएगा, हम यहाँ पर होटलिंग करेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे। तो मैं हंसता ही चला जाता कि ऐसा ही करो, ऐसा ही करूँगा मैं। बात करते करते मैं ना जाने कब सो गया, कुछ इल्म ही ना हुआ। सुबह आंख खुली तो रजिया मेरे सामने खड़ी थी। मेरा मिजाज एकदम से खराब हो गया था कि अब इसकी बेकार बातें सुननी पड़ेंगी। मगर मुझे हैरत तो तब हुई जब वह मुझे देखते ही कमरे से बाहर चली गई। मैं उठकर नहाया, कपड़े तब्दील किए, खेतों का चक्कर लगाने के लिए अभी मैं तैयार हो गया था, मगर अभी तक वह कमरे में वापस नहीं आई थी। मैंने आज सारे हिसाब किताब इकट्ठे करके फाइलें अम्मी को जमा करवाई थी। फिर मैंने शहर वापस चले जाने का सोच लिया था। मैं खेतों का चक्कर लगा रहा था जब हमारा एक मुलाजिम भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, चौधरी साहब मेरी बीवी घर से भाग गई है, कुछ करें, मेरी खातिर कुछ करें। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, ये क्या कह रहे हो, बीवी क्यों कर तुम्हारी भाग गई बीवी वहां से? तुम्हारी तो मोहब्बत की शादी हुई थी ना। वह रोने लगा और बोला, चौधरी साहब हुई तो मोहब्बत की शादी ही थी, मगर अब कुछ दिनों से मेरी बीवी के तेवर बदल गए थे। रात भर बहाने से उठकर वो बाहर सहन में जाती थी। एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वह सहन में बैठी किसी लड़के के साथ बातें कर रही थी। मैंने उसे पकड़कर मारा तो कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी। आइंदा ऐसा नहीं करूंगी ऐसा कहने लगी। फिर उसने सच में मेरे सामने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की, पर मुझे नहीं पता था कि वो ये सब ढोंग रचा रही है। कुछ दिन तो वो बिल्कुल ठीक रही, मेरे हिसाब से रही। और फिर कल रात में जब बड़ी गहरी नींद में सोया,
सुबह उठकर देखा तो बीवी ही घर में मौजूद नहीं थी। मुलाजिम की बातें सुनकर न जाने मेरे सामने रजिया क्यों खड़ी हो गई थी। उसके भी तेवर बदले हुए थे आजकल। खैर, मैंने सर झटक दिया और कहा कि फिक्र ना करो, शाम तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मैंने अपने 3-4 मुलाजिमों को आसपास के गांव में भेज दिया था। शाम तक दूसरे गांव से मुलाजिम की बीवी मिल ही गई थी। मैंने उसके शौहर की मौजूदगी में इस्तफसार किया कि तुमने इंतहाई ऐसा घटिया कदम क्यों उठाया। तो वह बोली, चौधरी साहब, मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं देता था। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, मेरा भी जी चाहता है कि मेरे हुस्न को सराहा जाए, मगर इसको तो अपने जमींदारी से फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत कहाँ इसे मेरे पास आने की, मेरे पास बैठने की, मेरे साथ वक्त बिताने की। इसके पास तो सिवाय जमीन जायदाद के और कोई काम नहीं रहता, तो फिर मैं कैसे इसके साथ रह सकती हूँ। ऐसे में मुझे अहमद से मोहब्बत हो गई तो उसके साथ मैं भाग गई। अब मैं अपने शौहर से तलाक लेकर अहमद से शादी करना चाहती हूँ और मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहती। चौधरी साहब, आप इंसाफ करें और मेरी शादी मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उससे करा दें। तो मैंने उनसे कहा, यह तुम लोगों का घरेलू मसला है, जो सही लगता है वह कर लो। मैं उनको छोड़कर घर चला आया था। मेरा जहन बहुत उलझा हुआ था। मेरे सामने बार बार खुद की सिचुएशन आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मेरे साथ ऐसा हो गया तो। मैं जमीनों के कागजात लेकर ऊपर छत पर चला गया। मैं कागजात देखने लगा था। आज भी सारी की सारी जायदाद रजिया के नाम पर थी। दरअसल रजिया मेरे मामू की बेटी है। हम दोनों एक ही आंगन में खेल कूद कर जवान हुए थे। मेरे मामू और अब्बू आपस में कजिन थे और दोस्त भी थे। ये और बात है कि मेरे अब्बू हैसियत में जरा कम ही थे। उनके नाम पर ज्यादा जमीन भी नहीं थी। दोनों दोस्तों ने बचपन में ही हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। तब मैं मैट्रिक में पढ़ता था। इतनी समझ बूझ भी नहीं थी, इसलिए इस रिश्ते पर कोई खास ऐतराज भी ना हुआ। फिर मैं जो बड़ा होता गया तो रजिया से सामना कभी ना होने के बराबर ही होता था। वह मुझसे बहुत शर्माती थी, इसलिए मेरे सामने आने से गुरेज भी करती थी। मैं बड़ा हो गया तो आला तालीम के लिए शहर चला आया। शहर की दुनिया तो थी ही बहुत अजब रंग ढंग लिए हुए थी। मुझे शहर के चकाचौंध बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए मैं बहुत कम ही वापस चक्कर लगाया करता था। यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्ती कई लड़कियों से भी हो गई थी। एक दिन अम्मी की कॉल आई, वो बहुत रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो बोली, तुम्हारे इकलौते मामू चल बसे हैं, जल्दी से गांव वापस आओ। मैं बहुत घबरा गया था। जल्दीबाजी में से गाड़ी में सवार हुआ और वापस की राह ले ली। मेरी और मामू की बड़ी दोस्ती थी। वो हमेशा मुश्किल में मेरे काम आते थे। अम्मी ने तो मुझे शहर जाकर तालीम हासिल करने की भी इजाज़त नहीं दी थी। ये तो मामू की ही मेहरबानी थी, जिन्होंने अम्मी को समझा बुझाकर मुझे इजाज़त दिला दी थी। मेरे दिल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।